जय गुरुदेव एवरीबॉडी। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 2 है जो हमने डिस्कशन की अजय भैया के साथ, जो वीटीपी टीचर हैं, बहुत सालों से गुरुदेव के साथ जुड़े हैं। पार्ट 1 को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो ये पार्ट 2 है डिस्कशन का। इसके अंदर बहुत खूबसूरत सवाल है जिसका जवाब आप जानने के लिए ही पार्ट 2 में आए होंगे कि वो मुक्ति का क्या शॉर्टकट है। तो आप सुनिए, और अजय भैया ने बहुत खूबसूरती से सारे सवालों के जवाब हमें स्टोरीज से दिए हैं। थोड़ा वीडियो हैंग हो गई है, पर ऑडियो एकदम अच्छी है और हमें सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोग भी इंजॉय करें। जय गुरुदेव। जब तक हमारे मन की ये अवस्था है ना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो कहाँ निवृत्त हो पाएंगे, कहाँ ध्यान लगेगा। ध्यान तो तभी लग सकता है जब हमारी जो लाइफ है, जो एज इट इज, उसको हम स्वीकार करें। एक बार एक जगजीत सिंह थे, लंदन में कंसर्ट करने के बाद अपने दोस्त के पास मिलने के लिए गए। तो उनका दोस्त का तकिया कलाम था। वो हर डायलॉग के बाद में बोलते थे या उसके आंसर में बोलते थे ऑल राइट है। तो अपने दोस्त से पूछा जगजीत सिंह ने, कैसे हो? बोला ऑल राइट है। तो अच्छा, वो भाभी जी कैसी हैं? और भाभी जी भी ऑल राइट हैं। तो यही वो पूछते चले गए, तो लेकिन हर एक आंसर में वो बोले ऑल राइट है। अच्छा, बिजनेस कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है? अच्छा, वो पापा जी कैसे हैं, पापा जी? तो नहीं, पापा जी का तो ऑल राइट हुए 3-4 साल। तो समझ रहे हो मेरी बात? पापा जी तो गुजर चुके थे 3 साल पहले। ओके, ऑल तो राइट। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने क्या बोला, पापा जी को तो ऑल राइट हुए 3-4 साल हो गए। कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो साधना हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे एडवांस कोर्स हो, जितना भी ज्ञान हो, उसका अल्टीमेट एम क्या है? टू ब्रिंग अवर स्टेट ऑफ माइंड ऑन दैट पॉइंट, जब हम कह सकें इट्स ओके। हमारे आर्ट लिविंग में पहले ही प्रोग्राम के अंदर हमको पूरा एनलाइटनमेंट होने का स्कोप मिलता है। उसमें दो ही वेपन मिलते हैं, एक सो हम और एक सो व्हाट। और सो व्हाट कैसे निकलता है? सो हमसे करते करते अभ्यास से निकलने लगता है, लेकिन सारे नॉलेज पॉइंट का जो अल्टीमेट एम है, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। व्हाई? क्योंकि मन कह सके किसी भी के साथ सो व्हाट। कोई भी परिस्थिति ऊंची हो या बड़ी हो, विदाउट एनी जजमेंट हम कह सके सो व्हाट। किसी ने ना आपको क्रिटिक मिल गया, क्रिटिसाइज कर दिया, तो अंदर से निकले सो व्हाट। नहीं, कोई भी सिचुएशन आ गई, कोई भी बड़ी सी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो वो चैलेंज के साथ हम उसको ले लें, ये कह के सो व्हाट करते हैं यार। सो व्हाट माने क्या? उसकी राजी में राजी, उसकी रजा में राजी, एकदम से अलाइन हो गए। टोटल एक्सेप्टेंस। एंड टोटल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? आप आंखें खोल के भी पूरे दिन मेडिटेट कर रहे हो। आपको मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद करने की भी जरूरत। एक छोटा बच्चा था 10-12 साल का, तो वो एक एसटीडी बूथ पे गया। एसटीडी बूथ होते थे ना पुराने टाइम में, तो उसमें सिक्का डालते थे, डायल करते थे, कहीं कॉल लाते थे। तो कई बार शॉपकीपर ने एक पैरेलल में एसटीडी बूथ लगा रखा होता था सर्विसेज देने के लिए। तो एक छोटा बच्चा पहुंचा वो एसटीडी बूथ में, थोड़ा सा इतना छोटा था, उसको हाथ ऊंचा करके ही सिक्का डालना पड़ा। तो दुकानदार उसको दिया, तो उसकी क्यूरियोसिटी हुई कि देखें ये किससे बात कर रहा है। तो उसने पैरेलल में जो रिसीवर था वो उठा लिया। तो उसने जहां पे डायल डायल किया, तो वहां से किसी लेडी की आवाज आई, हेलो, बोलिए। तो लड़का बोला, मैडम, हमें काम चाहिए, आपके घर में कोई काम होगा? तो वो लेडी बोली, नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो कोई काम करता है, तुम कहीं और देखो। तो जैसे ही काटने लगी वो, मैडम मैडम रुकिए, हम ना आपके जो काम करता है उससे डबल काम करेंगे, आप हमें रख लीजिए। तो वो बोली कि नहीं, आप कहीं और देखो, हमारे पास ठीक है। फिर बोली, मैडम मैडम एक काम, हम ना उससे आधी पकड़ेंगे और उससे डबल काम करेंगे, आप हमें रख लो। तभी वो लेडी बोली कि नहीं बेटा, आप कहीं और देखो, हमारे पास है। और फोन काट देती। अब फोन काट देती है तो लड़का जाने लगता है, ये सब दुकानदार सुन रहा था।
अब दुकानदार को ट्रस्ट आ जाता है कि इसको लगता है नौकरी की सख्त जरूरत है, उसको बुलाता है, बेटा इधर आओ, हमारे यहाँ पे दुकान पे कोई काम तो नहीं है, लेकिन तेरे को इतनी जरूरत है, मैं कोई ना कोई काम निकाल लूंगा, तू यहाँ पे कर ले। तो बोलता है नहीं नहीं, हम तो कहीं काम करते हैं। कहते हैं तू तो अभी काम मांग रहा था। कि नहीं, एक्चुअली में जो जहां से मैं काम मांग रहा था, मैं वही काम करता हूँ। चेक कर रहा था कि मैं कैसा काम करता हूँ। भी दिन भर में हम जो कुछ भी करते हैं, कभी रात को बैठ के 2 मिनट हम चेक करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। वो इतना 5 मिनट का इंट्रोस्पेक्ट डेली बेसिस पे, सेल्फ ऑडिट, सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ एनालिसिस, वट एवर यू कैन से, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना। अब तो बिल्कुल। गुरुदेव ध्यान कराते हैं, कई बार आंखें खोल के भी ध्यान कराते हैं। मैं तो कहता हूँ ये आंखें खोल करके 5 मिनट रोज ध्यान करना चाहिए कि आज दिन भर में मैंने किया क्या, क्या कुछ नया सीखा, क्या कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसको मैं स्वीकार नहीं करना चाहता था, स्वीकार नहीं करता था, आज मैं कर पाया, है ना। आज मैंने किसी की हेल्प की, आज मैंने कुछ अपने लिए अपने अपलिफ्टमेंट के कुछ ऐसा नया काम किया। हम बोलने को तो बोल देते हैं ना कि मनुष्य योनि बड़ी सुप्रीम योनि होती है, और कई पड़ाव डालने के बाद ये हमको योनि मिली है। एक बार इलाहाबाद और लखनऊ के हाईवे पे ना एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा था, और उस पे क्या लिखा था, शब्द लिखे थे। क्या थे वो 2 शब्द? मनुष्य बनो। सिर्फ ये 2 शब्द लिखे थे, 40 फीट बाई 40 फीट का बड़े होर्डिंग पे, मनुष्य बनो। तो जो हम दो व्यक्ति थे आपस में डिस्कस करने लगे, ये किस मनुष्य का है। तो मनुष्य को क्यों कहा जा रहा है मनुष्य बन? क्या बन गया वो? कभी किसी को कहते सुना है कुत्ते को कि कुत्ता बन? मतलब हम अपने आप को सुप्रीम यूनिक बोलते हैं, और हमको कहने की ये जरूरत पड़ रही है आदमी बन। तो हम बन क्या गए? हमारे एक टीचर हैं प्रशांत भैया, प्रज्ञापाद जी, जिनको तो वो जब जर्मनी गए तो वहां पे जर्मनी में जो मर्सिडीज के जो चीफ इंजीनियर थे, वो बोले कि चलो तुमको हम अपने प्लांट की पूरी सैर कराते हैं, दिखाते हैं। तो दिखाते दिखाते वो एक वर्कशॉप में लेके गए। वो बोले कि इस वर्कशॉप के हम अंदर ऐसी गाड़ी को डेवलप कर रहे हैं, अभी इसमें 40% काम बाकी है। ये डेवलपमेंट होने के बाद में इस गाड़ी का कितना भी भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, उसके ड्राइवर को कुछ नहीं हो। तो प्रशांत भैया बोले वाह, वेरी गुड। लेकिन उन्होंने साथ में एक प्रश्न किया कि एक बात बताओ कि गाड़ी का एक्सीडेंट करता कौन है? तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो गाड़ी चलाने वाला करता है। तो गाड़ी का चलाने वाला अगर गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, तो हम ठीक कर रहे हैं गाड़ी को, चलाने वाले को ठीक नहीं कर रहे। इसीलिए गुरुदेव ने हमारी संस्था का नाम रखा ना, व्यक्ति विकास केंद्र। किसी ने बोला कि छोटी छोटी, गुरुदेव से, कि छोटी छोटी संस्थाओं के पास इतनी बड़ी बड़ी लैंड है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो आर्ट लिविंग ने इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इतनी बड़ी लैंड के इतने बड़े बड़े आश्रम होने चाहिए, वो क्यों नहीं बना? तो गुरुदेव ने आंसर दिया, मेरे को बिल्डिंग नहीं बनानी है, मेरे को व्यक्ति बनाना है, मनुष्य बनाना। गुरुदेव के जीवन में प्रकट होने के बाद तो जीवन अच्छा लगता है, ज्ञान तो सबसे अच्छा लगता है, लेकिन बार बार जन्म लेने की जो बात गुरुदेव करते हैं, सभी करते हैं, तो इसकी क्या जरूरत है? क्यों जन्म बार बार लेना पड़ता है और चालू ही रहता है? तो हम तो कभी छूट नहीं सकते ना इसमें से। हाँ, ऐसे ही गुरुदेव ने बोला, कुछ लोग बैठे थे, गुरुदेव बोला व्हाट इज द कॉज ऑफ कमिंग बैक? जी। ये बार बार जन्म लेते हैं, इसका क्या कारण है? सब अपने अपने समझ से उत्तर देने लगे, लेकिन गुरुदेव ने इतना ही आंसर दिया, जब तक हमारे माइंड में रहता है इट्स नॉट ओके, दैट इज द कॉज ऑफ कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। इट्स ओके, पूरी उसकी और इसके लिए क्या चाहिए? ओनली दैट
always दर्शन दिया। That's all. और जब डन हो जाता है इट्स ओके, देन यू आर फ्री। और इस लाइफ टाइम के लिए नहीं, अगली लाइफ टाइम के लिए भी फ्री। गुरुदेव इस लाइफ टाइम में उतरे हैं, अपनी स्वेच्छा से उतरे हैं ना, हमको धक्का मारना पड़ता है ना। तो मौज मस्ती के लिए आप दोबारा जन्म लो, क्या दिक्कत है? आप दोबारा जन्म लोगे अपने लिए नहीं लोगे, गुरुदेव की तरह दुनिया लोगों के लिए नहीं ना। तो एनलाइटन सोल को तो बार बार उतरना चाहिए, क्योंकि लोग अभी समझ में नहीं है, उनको कौन तारेगा? उनको तारने के लिए भी तो हम चाहिए ना। तो बस यही है। और वो तरने के लिए गुरुदेव बोलते हैं ना कि एनलाइटन होने के लिए 1 सेकंड चाहिए। और 10 सालों से, 20 सालों से, 100 सालों से अगर कमरे में अंधेरा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें नहीं साल लगे, 1 सेकंड में उजाला हो सकता है। बस मानना है आपको। हो गया। चंद्रा पूछना भूल गई। आपने बताया गुरुदेव ने बोला है कि इट्स ओके, तब सोल मुक्त हो जाता है। लेकिन वो दुख से इट्स ओके हो बोलेगा, कुछ उसको तकलीफ है, पीड़ा है, और वो उसमें से निकल नहीं सकता है, और बोलता है अभी जीना नहीं है मन से, ऐसा कोई सुसाइडल टेंडेंसी से नहीं, ऐसे ही, तो वो तो मुक्ति नहीं पाएगा ना। हाँ, आनंदित स्वीकार होकर। करने का मतलब, स्वीकार करने का मतलब ये तो नहीं है, स्वीकार करने का मतलब कि कुछ करना ही नहीं है। पैसिव एक्सेप्टेंस तो नहीं ना, एक्टिव एक्सेप्टेंस करना तो पड़ेगा। और कई बार कुछ समय ऐसे आते हैं, उसमें थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ती है। उस समय को पास होने के लिए हम दृष्टा भाव में आ जाएं, विटनेस कर लें, वो निकल जाता है। अच्छा समय भी निकल जाएगा, बुरा समय, लेकिन राइट टाइम पे वापस से खड़ा होके एक्शन करना जरूरी है ना। उसके बगैर तो नहीं होगा ना। वक्त लग सकता है, और वक्त जितना भी लग रहा है, आपको उतना ही वक्त दिया जा रहा है कि जितनी आपकी कैपेबिलिटी है ना। फिर भी आपको कहीं ना कहीं अगर लगता है कि अभी, समर्पण का मतलब ये नहीं है ना कि हार मान लेना है ना। समर्पण का मतलब है कि मैंने देख लिया, अब आगे का तुम देख लो। सही है। अजय जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अजय जी, मेरा एक प्रश्न है जो मुझे कई बार अंदर से बार बार मुझे उसकी ना इच्छा होती है उसको जानने के लिए। सृष्टि के आरंभ में जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो उस समय जितनी सोच थी, जैसे कोई पेड़ बन गया, कोई पत्थर बन गया, कोई समुद्री जीव बन गया, या कोई पेड़ पौधे बन गए, या कुछ बन गया, कुछ मनुष्य बन गए, तो सृष्टि के आरंभ में जब ईश्वर ने जितनी सोच बनाई, क्या अभी तक वो उतनी ही रहती हैं और 84 लाख के जन्मों में अदला बदली होती रहती है, या उसमें जो मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं वो कम हो जाती हैं, या उसमें कोई बढ़ती भी है? ईश्वर कुछ नई सोच को भी क्रिएट करता रहता है क्या? कहाँ मैथमेटिक्स के चक्कर में पड़ गए। सृष्टि के काम सृष्टि को छोड़ देते हैं। और ये अनंत अनंत काल से हमने ये सृष्टि भी मानी तो क्या मानी, पत्नी अपनी कितनी पृथ्वी है, कितने ब्रह्मांड है, कितनी रामलीला हुई है, कितने, क्या मालूम अपने को, है ना। तो है, लेकिन ये जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा अच्छी है, ब्लेसिंग है कि ये जिज्ञासा तो आई। लोग तो, हम कम से कम अपने सिर्फ इस लाइफ टाइम को नहीं सोच पा रहे, इस लाइफ टाइम के स्पैन के बाहर कुछ सोचने के लिए हमने समय निकाला है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द, हम काफी स्टेप्स आगे हैं। कई लोग तो अपने आज और कल और 1 महीना, ये 2 महीने से ज्यादा तक नहीं सोच पाते हैं। मैं तो इसमें इतना ही बोलूंगा, ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये युगों युगों से चलती आ रही है। कि हमारे हिंदुस्तान में ही हम युगों की बात करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ज्यादा से ज्यादा यही बोलते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। और मैं कई बार सोचता हूं कि
ये युगों की हम बात बड़ी आसानी से कर देते हैं, और हमने युगों के में भी कैसे ये डिमार्केशन हुआ कि एक सतयुग था, फिर उसके बाद त्रेता युग हुआ, और उसके बाद द्वापर युग हुआ, और अब कलयुग हुआ। आप नोटिस करो, चाहे कितने भी युग हैं, शुरू से लेकर आज तक लड़ाई ही लड़ाई हो रही है। सतयुग में लड़ाई नहीं थी, देवताओं और दानव की लड़ाई थी, पुराणों में पढ़ते हैं ना। और उसके बाद त्रेता युग आया, तब भी राम और रावण की लड़ाई, ये लड़ाई तो चली रही है ना। लेकिन आप एक नोटिस करो, जैसे जैसे एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन होता है, डिमार्केशन होती है, लड़ाई तो कॉमन, चेंज भी आया। चेंज क्या आया? सतयुग में देखते हैं, देवलोक के कुछ प्राणी हैं और दानव लोक के प्राणी हैं, उनकी लड़ाई, दो प्लैनेट में लोग आपस में लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आया तो त्रेता युग में राम और रावण की लड़ाई, लड़ाई कॉमन है, लेकिन जो एनिमी का डिस्टेंस है वो कम हो गया। पहले दो प्लैनेट के स्वामी लड़ रहे थे, अब दो तो द्वापर युग में आए, और द्वापर युग में भी लड़ाई हो रही है, लेकिन लड़ाई अब किसके बीच में है? फैमिली में ही लड़ाई है। एनिमी का डिस्टेंस श्रिंक होते होते कम होता चला जा रहा है, अब लड़ाई जो है फैमिली में हो रही है। और ऐसे करते करते आज पहुंच गए हम कलयुग में। कलयुग में भी लड़ाई है, लेकिन किसी से पूछो कि किससे लड़ाई है, कोई दूसरा है ही नहीं। सबकी लड़ाई अपने खुद के मन से है। कोई दुखी किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है, दुखी अपने मन की वजह से है। जिस व्यक्ति से हम दुखी हैं, उसके साथ तो कई लोग हैं, उनसे सुखी भी हैं। हमारी लड़ाई खुद के मन से है। इसीलिए इमीडिएट पिछले युग में चले जाओ, द्वापर युग में, तो जीतने के लिए वेपन की जरूरत थी, तो सुदर्शन चक्र चला। आज की डेट में एनिमी तो कोई है ही नहीं, तो वेपन करोगे तो क्या? इसीलिए शायद गुरुदेव ने इस कलयुग में हमको दे दी सुदर्शन क्रिया, क्योंकि सुदर्शन क्रिया में लड़ाई किससे लड़नी है? किसी और से नहीं, अपने मन से। और ये चलता ही रहेगा निरंतर, ये आगे तक भी चलता रहेगा। हमको तो सिर्फ ये देखना है, हमारे को इतना ही स्कोप मिला है, और इसी लाइफ टाइम में मिला है। और जिस लाइफ टाइम में हम लकी हैं कि हमारा मास्टर, लाइफ मास्टर हमारे साथ में है। अगर इसमें नहीं उतरे, इसमें नहीं निकले, तो बस कितना टाइम लगेगा हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे समझ के चलो, बस यही अपॉर्चुनिटी है, कैश कर लो, डन, खत्म। फिर नाप लेंगे मैथमेटिक्स, कितने युग, कितनी आत्मा, ये वो सबको मिलेगा, है ना। इस दूसरे संसार में जब जाएंगे वहां पर सब मिल जाएगा, सब कैलकुलेशन मिल जाएगी। ज्ञान वही ब्यूटीफुली होना चाहिए एक्सप्लेन। ना, ज्ञान वही होना चाहिए जो डेली लाइफ में एप्लीकेबल है। कोई लेक्चर सुनने के लिए गए, वहां पर सुन के आए, तो बोले कि क्या हाई लेवल की टॉक थी। वो बोले, वाइफ बोले कि क्या समझ में आया? अरे मुझे तो समझ ही नहीं आया, इतनी हाई लेवल की टॉक थी। तो ऐसी नॉलेज को हमने पाके करना ही क्या? तो सब में एक को देखो, एक को सब में देखो, ना, चाहे 1000 सोल हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, कितनी भी हो, सब एक ही का ही हिस्सा है ना। भगवान विष्णु बोलते हैं कि बोर हो गए बैठे बैठे, है ना, चलो मैं बहुत हो जाता हूं, है ना? तो इतना उनका विचार आया, तो वो बहुत हो गए, और वो बहुत जो हो गए, उनके रूप में हम सारे यहाँ पर बैठे हैं। अगर हम उनके रूप में बैठे हैं, उनकी इच्छा से बैठे हैं, उनके एक विचार से बैठे हैं, तो हम अलग थोड़ी ना है, हम भी वही हैं। तो हम भी सारे के सारे जो यहाँ पे बैठे हैं, विष्णु का अवतार ही हुए ना। तो विष्णु का अगर अवतार है हम सबके सब, जो पावर विष्णु जी में है वही पावर हम में है। वो जो बोलते हैं वो हो जाता है, तो ऐसे हम बोलेंगे वो सब हो जाएगा ना। और जो हो रहा है हमारे इच्छा से ही हो रहा है, हमने कभी ना कभी सोचा होगा, इसीलिए हो रहा है। तो इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। इस सृष्टि का, हमारी इस आसपास के जीवन के निर्माता कोई और नहीं, हम खुद ही। वी आर द क्रिएटर। बहुत सुंदर, क्या बहुत बढ़िया। है?
एक घंटा हो गया, बातों में पता ही नहीं चला। अभी तो मुझे लग रहा है थोड़े प्रश्न और है, अगर आपके पास समय है। हाँ, अगले 2 4 5 मिनट है, फिर हाँ जी, ठीक है, मेरी ठीक है। कोई नेक्स्ट मीटिंग भी है, फिर मैं हाँ जी, हाँ जी, श्योर भैया। किसी और को कुछ पूछना है तो दृष्टा भाव में कैसे जा सकते हैं, मतलब दृष्टा के बारे में आप क्या बताएंगे? देखो, जब वो होता है ना, फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब माइंड होता है इट्स ओके, उसकी रजा में राजी, तो वो दृष्टा में ही है ना, सब कुछ घट रहा है। देन अवर माइंड बिकम लाइक ए थिएटर स्क्रीन। जैसे थिएटर स्क्रीन होता है ना, अल्टीमेट गोल तो वही है ना, उस पे सारी घटनाएं घटती हैं, हीरो आता है, हीरोइन आती है, ट्रेजेडी होती है, विलन आता है, लड़ाई होती है, रोमांस होता है, कुछ होता है। लेकिन थिएटर स्क्रीन को कुछ होता है, वो ऐसे ही है। तो वही दृष्टा भाव उसको बोलते हैं। सब कुछ हो रहा है, तो वो हमारे जो अंदर है, जिसको हम टच ना करें, अनटच रहे, तो सब वो इमोर्टलिटी प्रोसेस है, उसमें हल्का सा वो ग्लिम्स दिखता ही है। ये जीवन में सब कुछ हो रहा है, सब घट रहा है ना। एक उम्र के बाद में हम कहते हैं कि हम तो सब देख रहे हैं, सब बदल गया, जीवन बदल गया, शरीर बदल गया, ये बदल गया, लेकिन अंदर जो ये देखने वाला नहीं बदला, वही दृष्टा भाव है ना। वो दृष्टा भाव डेली निरंतर हर मोमेंट नहीं रह सकता, ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन में 10 मिनट 15 मिनट जब हम ध्यान करते हैं, वो ध्यान करने के टाइम पे 1 सेकंड के लिए, 1 मोमेंट के लिए भी वो दृष्टा भाव आ जाता है, तो उसके अंदर इतनी पावर होती है, विटनेस करने में जब हम पूरा 100% होते हैं, इतनी पावर होती है, कई जन्मों के संचित कर्मों को वो बर्न कर देती है। इसलिए जैसे जैसे ओवर द पीरियड ना, जैसे हमें लाइफ जो मिली हुई है ना, वो ऐसी मिली हुई है, जैसे बचपन में एक नोटबुक होती थी, एक तरफ चित्र बना होता था, दूसरी तरफ उसकी हल्की आउटलाइन बनी होती थी, और हमको कलर मिलते थे उसको देख के उसको पूरा करने के लिए। तो हमें इतनी चॉइस मिली हुई है कि इधर लाल रंग है तो इधर पीला कर दो, इधर नीला है तो इधर हरा कर दो, लेकिन इधर खरबूजा बना हुआ रहेगा, इधर खरबूजा है। तो हमें जो जीवन मिला हुआ है, ऐसा मिला हुआ है, उसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, ज्यादा चेंज कर सकते हैं। तब पूछोगे कि ये सब ज्ञान की क्या जरूरत है? ये ज्ञान की जरूरत इसीलिए है, ओनली ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, दर्शन क्रिया, वी कैन इरेज ऑल द इंप्रेशन लाइफ टाइम के हैं उनको। और कुछ चीजें अटल है, वो भी है, वो भी होनी है। ऐसे बोलते हैं कि 10% लाइफ में चीजें जो है ना फिक्स है, उसको बदल ही नहीं सकते, वो होनी ही है, कुछ भी नहीं करना, आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। लेकिन 90% लाइफ इस पे डिपेंड करती है कि वो 10% कैसे स्वीकार करें, उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, जो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन वो 10% जो फिक्स है, उसको लेके हम बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लेके बैठे रहते हैं। तो 90% जो लाइफ ब्यूटीफुल है ना, उसको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते। जो 90% स्कोप है ना, उससे भी हम वंचित रह जाते ओके। मेडिटेशन भी बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं। जैसे दृष्टा भाव के लिए हमको ज्यादा क्या, मतलब मेडिटेशन कौन सा मेडिटेशन है जो अप्लाई करना चाहिए? सहज। ये जो जर्नी है हमारी, ये इस लाइफ टाइम की नहीं है, कई लाइफ टाइम की है ना। और सहज करने से जो पिछले जन्मों की हमारी साधना है, पिछले जन्मों का तप है, वो इस लाइफ टाइम से कनेक्ट हो जाता है, और हमारी और डीपर साधना होने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। भैया ये जो 84 लाख जन्म होते हैं, इसमें कर्मों के मतलब कर्म ऐसे किए जाएं कि बीच में से कुछ कट ऑफ लग सकता है, या आप पूरे के पूरे ही लेने पड़ेंगे फिर से? ऐसा कोई रास्ता है? बताया ना, एक बार नारद नारद मुनि घूम रहे थे, तो एक आदमी तपस्या कर रहा था, है ना। 50 साल से वो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। तो उसको रास्ते में मिले, तो वो बोले कि मेरे को भगवान कब मिलेंगे? तो उसको नारद मुनि बोले कि तेरे को तो अभी 10 जन्म लगेंगे, तब मिलेंगे। अब वो इतना नाराज हो गया, गुस्से में उसने एक टांग पे तपस्या कर रहा था कई सालों से, उसने कहा भाड़ में जाए।
नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, और सब तपस्या भंग हो गई। एक दूसरे पेड़ के नीचे एक और व्यक्ति था, वो भी तपस्या कर रहा था। उसने पूछा कि भाई मेरे को कब मिलेंगे भगवान, कब मैं एनलाइटन होऊंगा? तो उसको भी नारद मुनि ने बोला कि जितने इस पेड़ पे पत्ते हैं ना, इतने लाइफ टाइम लगेंगे तेरे को। तो वो लड़का खुश हो गया, अरे वाह क्या बात है, मतलब इतने पेड़ पे पत्ते हैं, बस इतना ही वो हो जाएगा। और जैसे ही उसने ये सोचा और जैसी विचार किया, भगवान उसके सामने प्रकट हो। तो होने को तो अभी हो सकता है काम, नहीं होने तो लगे रहो भाई, कभी भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो एक आखिरी सवाल मेरा है, और लोगों के भी हैं, उसके लिए हम पार्ट 2 करेंगे। पता नहीं चल रहा भैया, सच में ये टाइम कैसे 1 घंटा छू हो गया। आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती है। मैं सबको बता दूं कि जब ये यूट्यूब का जमाना नहीं था, गुरुदेव से नहीं मिलते थे, तो मुझे जब हम कोई नॉलेज सेशन अटेंड करे भैया के साथ या कुछ, मुझे कुछ याद नहीं रहता था सिवाय भैया की स्टोरीज के। कोई ज्ञान नहीं याद, क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं, पर वो स्टोरीज मुझे निकाल जाती थी। जो भैया की फेवरेट स्टोरी थी और मैं आपको हमेशा सुनाती थी। मैंने एक बार भैया से, मुझे अभी भी याद है, सवाल ऐसा किया था कि पॉलिटिक्स बहुत है भैया, और भैया आपको याद है आपने वो शार्क स्टोरी सुनाई थी, मछली है तालाब में और शार्क। तो वो मेरे अभी तक बड़े काम आती है, जब भी मेरे आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं। तो एसेंस मेरे को याद नहीं था, लेकिन वो स्टोरीज मैंने ऐसे पकड़ ली थी, शायद वो आप ही की वो थी कि यहाँ तक पहुंचे। तो आपका वो एक ये है भाव, ये एक ब्यूटीफुल पार्ट है आपका जो स्टोरी से निकल के आता है। नहीं, वो स्टोरी ना एग्जाम्पल से थोड़ा सा आसान हो जाता है। हमें भी देखो स्कूल कॉलेज में भी वो टीचर अच्छे लगते थे, जो बिल्कुल एकदम से एग्जाम्पल देके स्टोरी देके कोई भी चीज समझाते थे, समझ में आसान हो जाता था और इंटरेस्टिंग लगता है ना। अपना ज्ञान तो इतना सुंदर है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग थोड़े ना है। और ये स्टोरी जो है, ये तो स्टोरीज सबकी घर की अपनी स्टोरी है, उससे रिलेट करना चाहिए, है ना। आपकी खुद की लाइफ में दिन भर में पहले कितनी घटनाएं घटती हैं, उसको आप ये एक अभ्यास करोगे तो सब निकल आएगा, है ना। उसको किसी न किसी नॉलेज पॉइंट्स के साथ जोड़ के देखोगे तो वो सब निकल आएगा, और वो अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसे कोई एग्जाम्पल है, वो किसी को बताते हो ना तो उसके अंदर जबरदस्त कन्विक्शन होती है, वो दूसरा आदमी भी ना उसमें रिलेट कर पाता है। और अक्सर हम सुनते हैं, जोक भी सुनते हैं, स्टोरी भी सुनते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है याद रखने की मेन, है ना, कि कोई भी अच्छी एग्जाम्पल या अच्छी स्टोरी, तो वो स्टोरी आपके जहन में जिंदगी भर के लिए याद रहेगी, जब जरूरत होगी वो पॉप अप हो जाएगी। बिल्कुल। तो भैया मेरा एक आखिरी सवाल यही है कि व्हाई टू बी अ टीचर? हम ये ज्ञान तो एक वॉलेंटियर बन के भी दे मतलब आपने बोला ना आपकी प्रेजेंस में वो ज्ञान आ जाता है, फिर आप हम घर में आस पड़ोस में वो खुशी फैलाते हैं। ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिनको जब हम बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं हम कर रहे हैं, जयश्री जी, विप्रा जी, हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ज्ञान फैला रहे हैं, टीचर क्यों बनना है? तो यही मेरा सवाल है आपसे। देखो कोई भी सेवा होती है, वो जितनी बड़ी सेवा, उसमें उतनी ही बड़ी काबिलियत की जरूरत होती है। किसी को खाना वाना खिलाना है, अ, सेवा है, छोटी सेवा है, उसके लिए क्या बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है। किसी को कुछ कपड़ा वपड़ा या कोई जरूरत की चीजें पूरी करनी है, क्या बड़ी बात है। लेकिन ये जो सेवा है जो हम टीचर बन के करते हैं, टीचर बन के हम क्या करते हैं, जो लोग हमारे साथ हुआ क्या, है ना, जो हम अपने केंद्र से भटक गए थे, वापस अपने केंद्र में वापस आए, है ना। टीचर ने अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से विद्यार्थी को सुदर्शन क्रिया यही काम किया है ना। तो किसी व्यक्ति को अपने केंद्र तक वापस लाना, ये छोटी मोटी सेवा नहीं है, ये बड़ी सेवा है, और इसके लिए बड़ी काबिलियत भी चाहिए। इसके लिए एक ट्रेनिंग की भी जरूरत है। मन तो करता है किसी को लाने का, है ना, इसके लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत है, और इसके लिए आशीर्वाद की भी जरूरत है। तो आप, ये वो सेवा है जो भगवान करते हैं, है ना, है ना?
तो इससे सुप्रीम, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। और ये जो पुण्य है जो टीचर कमाते हैं, ये उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना, और ये पुण्य खाली उनकी तक सीमित नहीं रहता, वो उनके पूरे परिवार में फैलता है, पूरे खानदान में, पूरे डीएनए तक आगे तक जाता है। तो ये ऐसा है। इतनी सारी हम स्टोरी सुनते हैं कि कितने सारे टीचर के साथ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, उनके एटर्निटी में ऐसे प्रोसेस में आया कि हम पहले भी जुड़े हुए थे गुरुदेव के साथ में, इस लाइफ टाइम में फिर जुड़े। और हम रामायण में भी सुनते हैं, महाभारत में भी सुनते हैं, है ना, भगवान विष्णु ने जब अवतार लिया, उनके साथ में कितने सारे एंजल्स हैं, उन्होंने भी अवतार लिया, वो सब थे, सब फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, है ना। उसके बाद एक मुकाम के लिए, एक मुहिम के लिए इकट्ठे हो गए, वो पूरा किया। तो हम भी ऐसे सोचते हैं कि ये सब गुरुदेव के ही सब अंग हैं, सब फैले हुए हैं, है ना। और वो अंग को वापस उनके साथ में इस लाइफ टाइम में जुड़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको पोस्टपोन क्यों करना है? उसको तुरंत करना चाहिए ना, और एज अर्ली एज पॉसिबल करना चाहिए। और ये किसी और के लिए नहीं, ये अपने लिए, ये अपनी जर्नी तभी कंप्लीट होगी। और ये ज्ञान हमारे मुख से, हमारे उससे बार बार निकले, हमेशा ऐसे तो ना दूसरों के लिए निकल रहा है। जब हम बोल रहे होते हैं किसी को ज्ञान की बात, वो खुद भी तो सुन रहे होते हैं, वो खुद भी तो इस्टेब्लिश हो रही होती है, खुद पे भी तो एप्लीकेशन हो रहा होता है। और ये ज्ञान का जो बार बार मनन है, बार बार उसका अभ्यास है, उसकी जरूरत है भाई, है ना, वो करनी पड़ती है। कई टीचर के लिए तो गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे टीचर स्पून की तरह होते हैं, चम्मच की तरह होते हैं, वो दूसरों का पेट भरते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं जाता। तो ऐसे ही समझ लो, शायद किसी को एक कोर्स करने की एक ही बार जरूरत पड़ती हो, है ना, टीचर को 10 बार जरूरत पड़ती है, इसलिए कोर्स उसको पढ़ाना भी पड़ता है। लेकिन ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसी सेवा है ना, इसमें अपने आप को अपने आप के लिए कोई जजमेंट ना करें, अपने आप को अवेलेबल कर दें। तो ये पुण्य जो है, ये जो कमाई है, इससे वंचित ना रहे। ये आपके और आपके परिवार के लिए, आपके आसपास जो भी समाज है, सबके लिए बहुत काम। और आगे आने वाले टाइम में ना, इतने ज्यादा टीचर और टीचर और टीचर और टीचर क्यों चाहिए कि आने वाले टाइम में सब छोटी छोटी चीजों में फंसे पड़े। सबको जैसे हमको किसी ने निकाला, ऐसे हमको भी निकालना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जंगल में आग लगेगी तो हमारा घर भी बचा नहीं रहेगा। तो ये हमारा स्वार्थ ही समझ लो, दूसरों को ज्ञान में लाने उसकी खातिर नहीं, हम अपनी खातिर लेके आ रहे हैं भाई। उनको ज्ञान पे नहीं लेके जाएंगे तो हमको ज्ञान में रहने के लिए, हमको शांति में रहने के लिए कई गुना प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास कम हो जाएगा जब वो भी रास्ते पे आ जाए। तो ऐसे समझ के करो, ये हम स्वार्थी हो गए। टीचर बन के दूसरों को ज्ञान में लाने का मतलब पहले उनका फायदा नहीं, अपना फायदा सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो भैया मच। एक बात, एक छोटा सा भैया, आपने कहा ना जो मन की लड़ाई, ये मन की लड़ाई और मन और आत्मसम्मान के बीच जो क्या है, आ जाता है, आत्मसम्मान आ जाता है ना, वो खड़ा हो जाता है। वो उससे कैसे बाहर निकलेंगे रिलेशनशिप में, कैसे निकलेंगे? ये आत्मसम्मान ज्यादा खड़ा हो जाता है मन की लड़ाई में। देखो, आत्मसम्मान जिसको बोलते हैं ना, वो आत्मसम्मान है या ईगो है ना, यही तो डिफरेंस करना है। बड़ा हेयरलाइन डिफरेंस होता है ना आत्मसम्मान और ईगो में, है ना। ईगो में हमेशा कोई दूसरा चाहिए, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान में कोई दूसरा नहीं चाहिए। मैं हूँ, है ना, सो हम, मैं वही हूँ जो वो है, उसमें दूसरे की एक्नॉलेजमेंट थोड़ा ना चाहिए। लेकिन ईगो में ही हमेशा कोई दूसरा चाहिए, दूसरे को ही प्रूव करना है ना। ऐसी एक स्वामी जी थे, गुजर रहे थे कहीं, तो रास्ते में एक कोबरा था, वो सबको डंक मारता था। तो वो डंक मारता था, स्वामी जी बोले क्यों अपने अकाउंट के अंदर इतने पाप इकट्ठे कर रहा है ना, तो मैं 2-3 दिन के बाद लौटूंगा, तो जस्ट स्टॉप दिस। तो वो उसने ऐसे ही करता है, वो डंक मारना बंद कर देता है। लेकिन लोग उसको लाठी मारते हैं, पत्थर मारते हैं। जब 3 दिन के बाद स्वामी जी वापस आते हैं वहां पर, तो उसकी बिल्कुल ऐसी हालत होती है, बिल्कुल मिजरेबल। कहते क्या हुआ तुझे? कि देखो, आप ही ने गुरु को बोला था कि किसी को डंक नहीं मारना, और लोगों ने मुझे पत्थर मारे, डंडे मारे,
और मेरी ये मरने जैसी हालत हो गई। तो स्वामी जी ने बोला कि मैंने तेरे को बोला था डंक नहीं मारने के लिए, लेकिन ये तो नहीं बोला था कि फन उठा के किसी को डराना नहीं। तो फन उठाना, कई लोग हमारा मिसयूज ना करें, है ना, हमको इस्तेमाल ना हो जाए हम दूसरों के हाथों। तो कई बार थोड़ा सा फन दिखाना पड़ता है, दिखाने के लिए। लेकिन जो दुख हमको देता है ना, वो फन दिखाना नहीं होता, वो होती है ईगो, है ना। हमको वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे, हमें वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, है ना, ये और वो अपने आप को प्रूव करने की जो बात हो रही है ना, तभी हम दुखी होते हैं। जब उस स्पेस में होते हैं सेल्फ एस्टीम वाले, अरे छोड़ पागल आदमी, उसको क्या पता, वो मच्छर मक्खी मेरे सामने है, उसको क्या पता मेरी वैल्यू, पता है मेरी वैल्यू। ईगो रखना भी तो ऐसी रखो, अरे दुनिया के मालिक मेरे साथ में हैं, ये क्या मच्छर मक्खी मेरे को परेशान कर सकते हैं, है ना। ऐसे ये चैलेंज देके अपनी ईगो को बड़ा करना, ये भी है। बड़ा करो तो ऐसी करो ना, आपने सोचना है कि संकट है, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बड़ी सोचो। अरे क्या होगा 5,000 साल बाद इस पृथ्वी का, लेट मी सी, चिंतन कर देता हूँ। ये छोटी मोटी चीजें की चिंता क्या करनी है, चिंता करनी हुई तो बड़ी चिंता करो ना। Very very settled and hairline difference between ego and self esteem. चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो थैंक यू टू ऑल। आपने मेरे भैया, थोड़ा आपका परिचय चाहिए। को मेरा परिचय है कि मैं आपका हूँ संगच्छत्वम, आप मेरे हैं, है ना। नहीं, एक्चुअल में मैं बेंगलोर से हूँ, थोड़ा आपका नाम हाँ, वगैरह जानना है, बहुत मेरा अच्छा बोल नाम रहे हैं। अजय चावला है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। और ये जो प्रोग्राम मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से मेरा जो संबंध जुड़ा, वो 98 से जुड़ा, अभी तो करीब 25 साल हो गए। अभी अभी मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हूँ दिल्ली एनसीआर का, और वीटीपी टीचर भी हूँ। अदरवाइज प्रोफेशनली आई एम ए सीएफओ, एक ग्रुप कंसर्न है, उनके मैं फाइनेंस देखता हूँ। और तो आर्ट लिविंग आपका ऐसा नॉलेज सेशन वगैरह यूट्यूब पे भी रहता है क्या? हाँ, यूट्यूब पे मेरा एक छोटा सा है चैनल, उसपे मैं कुछ कुछ डालता रहता हूँ। विप्रा शेयर कर देंगे, है ना, आप ग्रुप में, तो बहुत किसी न अच्छा लगा, किसी तरीके से कांटेक्ट में रहते हैं, है बहुत ना। अच्छा लगा आपको मिलकर। जय गुरुदेव। सच जय सच गुरु। में भैया बहुत अच्छा लगा। मैं भैया का यूट्यूब चैनल डाल दूंगी, और बहुत जल्दी दोबारा बुलाएंगे भैया। आपकी ये स्टोरीज, जो अभी आपने फन वाली भी स्टोरी, बहुत सारे हमारे मन में जो रहते हैं ना, वो बड़े आसानी से निकाल देते हैं आपकी स्टोरीज। सो लुकिंग फॉरवर्ड। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा, बहुत ही अमेजिंग रहा। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक मैसेज पे आप आ गए, आई एम ग्रेटफुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया। थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु।